हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में हम, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सारी करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर जो अमेंडमेंट है उसका प्रोविज़न है, ठीक है। आर्टिकल 368 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। अब आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट्स होती है उसके तीन तरीके हैं, ठीक है। अमेंडमेंट के क्या हैं, तीन मेथड्स हैं। एक एक करके तीनों मेथड्स को समझेंगे, ठीक है। हमारा पहला मेथड आ जाता है मेथड ऑफ सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मेथड नाम से ही क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए। इसका मतलब 50% प्लस 1। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात करो कि हाँ भाई पार्लियामेंट में 544 सीट्स हैं, तो पहले इसका 50% निकाल लो, मतलब इसका हाफ कर लो, ठीक है। ये आ गया प्लस 1। तो मतलब अगर आपको मेजॉरिटी चाहिए तो आपको 273 वोट्स की ज़रूरत है। दिस इज़ कॉल्ड सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोविज़न्स होते हैं, ठीक है, जिनके लिए सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मैटर्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप, ठीक है। अगर आपने सेकंड चैम्बर को, जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उसको क्रिएट करना है या ख़त्म करना है, तो उसके लिए भी आपके सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है पार्लियामेंट को, ठीक है। उसके बाद ये जो अमेंडमेंट्स होती हैं ये वाली, ये 368 अमेंडमेंट्स में कवर के अंडर कवर नहीं होंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मान लो आपने इससे रिलेटेड कोई डिसीजन लिया और आपकी अमेंडमेंट आ जाएगी कि 107th अमेंडमेंट, ऐसे करके नहीं, इसको हम ऐसे इसमें काउंट नहीं करेंगे, ठीक। सिंपल मेजॉरिटी है ना ये, बस इसलिए। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड आ जाएगी हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। देखो, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है, बहुत समझने की ज़रूरत है। जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसका 2/3 शुड वोट इन फेवर, ठीक है। हमने जो भी डिसीजन लेना है उसके फेवर में प्रेजेंट मेंबर्स के 2/3 मेंबर्स वोट करने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितने भी टोटल मेंबर हैं, टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, उसका 50% स्ट्रेंथ फेवर में होना चाहिए डिसीजन के। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि जो हमारे राज्यसभा है उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, 245, ठीक है। बट इस टाइम पे प्रेजेंट कितने हैं, 150। और आपने कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, कुछ भी डिसीजन लेना है, तो 150 का 2/3 दैट इज़ 100। हंड्रेड्स मेंबर अगर उस डिसीज़न के फेवर में बोलेंगे तब वो डिसीज़न पास हो सकता है। पर एक और कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, डैट इज़ टोटल मेंबर का 50%, मतलब 245 का हाफ, डैट इज़ 122 प्लस 1, डैट इज़ 123 मेंबर्स शुड बी इन द फेवर ऑफ डिसीजन। तभी वो चीज़ पास हो सकती है, और ये बोलती है हमारी स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा, क्लियर होना चाहिए अब तो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारा आ जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड consent of
स्टेट्स। जो डिसीजंस हमारे फेडरलिज्म को अफेक्ट करते हैं, फेडरलिज्म क्या होता है, वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, वो आपका फेडरलिज्म है। अब जो डिसीजन आपके फेडरलिज्म को अफेक्ट करेंगे ना, वो उड़ गया। थर्ड हम बोल रहे थे स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्सेंट ऑफ स्टेट्स। ये पता कहाँ पे यूज़ होता है, ये वाला जो है ये वाली अमेंडमेंट, जहाँ पे जो डिसीजंस अफेक्ट द फेडरलिज्म ऑफ कंट्री। फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे पावर सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में डिवाइडेड हो, ठीक है, उनमें ये इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या है, देखो समझो, इसमें पार्लियामेंट का वही सेम चीज़, जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसके 2/3 उसके फेवर में वोट करनी चाहिए, और जितने भी स्टेट्स हैं हमारे देश में 24 स्टेट्स हैं, इसका हाफ दैट इज 14 स्टेट्स फेवर में होनी चाहिए, तब वो डिसीजन पास हो सकता है, ठीक है, तब वो अमेंडमेंट की जा सकती है। समझ आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं हम अपनी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स के ऊपर। कौन कौन सी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक। सबसे पहले आ जाएगी हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट, कब हुई थी, 1951 में। ये तो वैसे भी याद होना चाहिए है ना, फर्स्ट और लास्ट तो हमेशा याद होनी चाहिए। अब देखो इसने बोला क्या, इसने बोला कि जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, क्या बोला इसने कि जो आपके एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, ठीक है, और इसी के लिए जो आपका 9th स्केड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐड किया गया, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा देखो, अब आ जाएगी हमारी 7th अमेंडमेंट, कब हुई थी, 1956 में। इसमें बोला गया कि हाँ भाई, हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ स्केड्यूल है, ठीक है, उसमें चेंजेस किए गए क्योंकि आपका फर्स्ट स्केड्यूल डील करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से। अब इसके आने के बाद कुछ नई स्टेट्स बनी होंगी, ठीक है, तो फिर आपके फर्स्ट स्केड्यूल में चेंज हुआ, आपका फोर्थ स्केड्यूल डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। जब आपकी ये चीज़ आई तो फिर कुछ, जब स्टेट्स डिवाइड होना शुरू हो गई तो जो राज्यसभा की सीट्स हैं उसमें भी डिवीज़न आया होगा, ठीक है, नई स्टेट्स बनी होंगी, उनको नई राज्यसभा की सीट्स मिली होंगी, तो इसमें भी क्या आया, चेंज आया, ठीक है। मतलब बेसिकली जो सीट्स हैं उनको एडजस्ट किया गया अकॉर्डिंग टू रीऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद जो राज्यसभा की सीट्स थी उसको बढ़ा दिया गया 216 से लेके 230 तक। क्लियर हो गया होगा। चलो 8th स्केड्यूल देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है 8th अमेंडमेंट, कब हुई, 1960 में हुई, ठीक है। इसमें क्या किया गया, अभी हमने जो ये प्रोविज़न था ना, आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद एक प्रोविज़न बनाया गया कि जो आपके SC ST और एंग्लो इंडियंस हैं इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है,
इन लोगों को स्पेशल रिजर्वेशन दी जाएगी, ठीक है, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, ताकि इनकी पोजीशन को अपलिफ्ट किया जा सके यार। इनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब थी उस टाइम पे। तो ये प्रोविज़न था। इस प्रोविज़न को एक्सटेंड कर दिया गया 10 सालों के लिए। आज़ादी के बाद ये 10 साल के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो मतलब अगर ये 1950 में बनाया गया तो ये 1960 तक था। अब इसको 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 1960 से 1970 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। फोर्थ हम बात कर लेते हैं नाइन्थ अमेंडमेंट की। नाइन्थ अमेंडमेंट अभी आया आपका 1960 में। अब इसने क्या बोला, जो कुछ टेरिटरीज थी ट्रांसफर्ड हमारे देश की, वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र की गई। देखो जैसे जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था, ठीक है, और यहाँ पे लगता था हमारा, इसको बोला जाता था आपका ईस्ट बंगाल और इसको वेस्ट बंगाल, तो ये लगता था हमारा। अब कुछ टेरिटरीज ऐसे थे जिसपे टेरिटोरियल डिस्प्यूट आ रहा था, ये बोल रहे थे हमारी है, ये बोल रहे थे हमारी है, ठीक है। तो ये तो पहले तो पाकिस्तान ही था ना, तो कुछ टेरिटरीज हमने इसको दी। उसी में से ही एक ही हट थी बेरूबरी। बेरूबरी हमने पाकिस्तान को दे दिया था उस टाइम पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 10th अमेंडमेंट की, कब हुई, 1961 में। इसमें जो आपकी दादरा एंड नगर हवेली है ना, ठीक है, उसको इंडिया की यूनियन टेरिटरी के रूप में इंडिया में ऐड कर दिया गया, ठीक है, 10th अमेंडमेंट से। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, 12th अमेंडमेंट 1962। इसमें जो आपका गोवा है, दमन एंड दीव है, इसको भी जो इंडिया है उसमें ऐड कर लिया गया एज अ यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट देख लो 13th अमेंडमेंट 1962। जो नागालैंड है ये बन गया हमारे देश की स्टेट। 14th अमेंडमेंट 1962। इसमें क्या बोला गया 14th अमेंडमेंट में, जो पुडुचेरी है, जो कि पहले किसका पार्ट था, फ्रेंच का पार्ट था, ठीक है, हमने उसको छुड़वाया और उसको शामिल करा किसमें, इंडिया में, ठीक है, शामिल कर लिया पुडुचेरी को। नेक्स्ट आ जाती है हमारी 18th अमेंडमेंट, कब हुई, 1966 में। 18th अमेंडमेंट में बेसिकली हुआ पता क्या, जो पंजाब था ना, पंजाब था आपका, मतलब है, उसको तोड़ दिया गया हरियाणा में, और चंडीगढ़ उसमें से यूनियन टेरिटरी निकल गई, हरियाणा स्टेट निकल गई, ठीक है। बस इतना इतना हुआ इसमें 18th अमेंडमेंट में। नेक्स्ट देखो 10th अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट 1967। इसमें जो सिंधी थी, पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। अब सिंधी ऐड कर दी गई 21st अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, एज अ 15th रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। कौन से स्केड्यूल में ऐड करी होगी, 8th स्केड्यूल में, क्योंकि वही हमारा किससे डील करता है, लैंग्वेजेस से डील करता है, ठीक है। अब आ जाएंगे हमारी 22nd अमेंडमेंट, कब हुई, 1969 में हुई थी। इन्होंने क्या करा, आसाम के अंदर ही एक सब स्टेट बना दिया, दैट इज़ मेघालय। ये मेघालय था, ये एक ऑटोनोमस स्टेट बन गया, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया आसाम के अंदर, ठीक है, सब स्टेट। अभी इसको स्टेट का दर्जा मिला नहीं है, बस इसका अपना सीएम होगा, ठीक है, जो असम का गवर्नर होगा वो इसका गवर्नर भी होगा, इसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी विद 60 मेंबर्स, ठीक है। तो मतलब 22nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो आपका मेघालय है वो सब स्टेट बन गया असम के अंदर। नेक्स्ट आ जाती है हमारी 23rd अमेंडमेंट 1970। जो अभी अभी हमने पढ़ा था ना 8th अमेंडमेंट में, कि भाई SC ST को और एंग्लो इंडियंस को,
ठीक है, रिजर्वेशन दे रहे थे। अब उस पीरियड को 1970 से 1980 कर दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 27th अमेंडमेंट 1971। इसमें हुआ क्या देखो, जो आपके मणिपुर एंड त्रिपुरा है ये तो बना दिए गए स्टेट्स, और जो आपका मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश है ये बना दिए गए यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 31st अमेंडमेंट 1973। इसमें देखो लोकसभा की जो सीट्स थी ना वो पहले कितनी थी, 525 थी। अब उसको बढ़ा के 545 कर दिया गया था। ठीक है, लोकसभा की सीट्स को। 15th देखते हैं क्या अमेंडमेंट हुआ। 36th अमेंडमेंट 1975। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, मतलब सिक्किम एक स्टेट बन गया। इसको लर्न करना भी आसान है, 6 से याद रख सकते हो सिक्किम। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट पे आ जाते हैं 1976 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें पहली चीज़ क्या हुई, ऐड कर दिया गया 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। दूसरी चीज़ क्या हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये वर्ड है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, इनको ऐड कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ऐसा बोला गया कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है। पार्लियामेंट के टर्म को 5 से 6 साल बढ़ा दिया गया आर्टिकल 83 के अंदर। उसके बाद पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या कर दी इन्होंने, फंडामेंटल राइट्स में चेंजेस कर दिए। क्या कहा गया कि भाई इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक है, रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है आर्टिकल 359 के अंतर्गत। उसके बाद जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था वो ख़त्म नहीं किया था अभी, उसको लिमिट करा था, लिमिटेड राइट टू प्रॉपर्टी। और एक डीपीएसपी है जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया, जो आपका सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, जो अभी आर्टिकल 38 है, उस पर एम्फेसाइज किया गया, जोर डाला गया उस पर। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस पे जोर डाला गया। और ऐड किया गया क्या कि एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन का प्रोविज़न। ठीक है, बोला गया कि भाई सोशल एंड एनवायरनमेंट जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस ज़रूरी है अंडर आर्टिकल 38, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन का प्रोविज़न डाला गया। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 48 में भी एनवायरनमेंट की बात हो रही है और आर्टिकल 51 में भी एनवायरनमेंट की बात हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कौन सी अमेंडमेंट थी ये, 17 नंबर आ गया हमारा। 44th अमेंडमेंट देखेंगे हम। ठीक है, 44th अमेंडमेंट हुई आपकी 1978 में। अब इसमें क्या क्या किया गया, सबसे पहले तो इसमें बोला गया भाई जो तुमने पार्लियामेंट की ड्यूरेशन चेंज करी ना उसको नॉर्मल कर दो, फिर से 5 साल पे ला दो। ठीक है, सबसे पहले तो ये किया गया। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी था जो आपका, उसको डिलीट ही कर दिया गया फंडामेंटल राइट से, कि ये फंडामेंटल राइट नहीं होगा आपसे। और नेक्स्ट क्या किया गया, जो गवर्नमेंट की जो पावर थी ना कि भाई इंटरनल इमरजेंसी लगाने की, इंटरनल इमरजेंसी लगाने की, क्योंकि अब 1975 में बेमतलब इमरजेंसी लगी, इंटरनल इमरजेंसी लगाने की गवर्नमेंट की जो पावर थी, ठीक है, उसको थोड़ा लिमिट कर दिया गया। ये प्रोविज़न थे इसके 44th अमेंडमेंट के। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास 45th अमेंडमेंट, कब हुई, 1980 में हुई। इसमें बोला गया सेम चीज़, ध्यान रखना जो 8वां 23
उसके बाद आपका आ जा रहा है 45, और उसके बाद आपका आएगा एक 95, फिर आएगा 104। इस ये सारे के सारे डील करते हैं जो SC ST और बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिल रही है ना, ST को और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो रिजर्वेशन मिल रही है, ठीक है, उसके पीरियड को एक्सटेंड किया है 10 ईयर। यहाँ पे फिर से एक्सटेंड कर दिया गया कि भाई 1980 से 1990 कर दो, ठीक है। 19th बात करते हैं, हमारा आ जाएगा 52nd अमेंडमेंट 1985। इसमें क्या बोला गया, जो आपका 10th स्केड्यूल है ना, क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, उस चीज़ को ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम 55th अमेंडमेंट 1986। इसमें जो अरुणाचल प्रदेश है उसको स्टेटहुड मिल गई, स्टेटहुड मिल गई। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है ना, अंडर 27th अमेंडमेंट, पर अंडर 55th अमेंडमेंट 1986 अरुणाचल प्रदेश को स्टेट बना दिया गया। चलो नेक्स्ट देखें, 55th अमेंडमेंट 1986, सॉरी 55th तो हो गया ना, 56th अमेंडमेंट 1987। इसमें ना कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन आ गया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में था, अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन को सारे पर्पसेस के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया और यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा को इंडिया में शामिल कर लिया गया, ठीक है। नहीं सॉरी, यूनियन टेरिटरी थी पहले गोवा, अभी ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है, इसको इंडिया की स्टेट बना दिया गया। क्लियर इतना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारी आ जाएगी 61st अमेंडमेंट 1989। इसमें जो वोटिंग एज है उसको 21 से कर दिया गया 18 साल, ठीक है, कि भाई वोटिंग एज को क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा घटा दो। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट तो पता ही होना चाहिए, ये किससे डील करती है, पंचायती राज से। ये किससे डील करती है, आपकी म्यूनिसिपैलिटी से, ठीक है, इतना क्लियर। अब जो भी प्रोविज़न है कि हाँ भाई सबको वोट देने का अधिकार है वगैरह वगैरह, वो तो होगा ही होगा, है ना। 24th देख लेते हैं हम, 86th अमेंडमेंट 2002। इसमें क्या क्या हुआ, पहली चीज़ तो इसमें आ जाएगा कि एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया, डैट इज़ 21A। ये आर्टिकल डील करेगा कि जितने भी 6 से लेके 14 तक के बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। इसका यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, ठीक है, जो पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 88th अमेंडमेंट 2003। अब इसमें क्या बोला गया, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं ना, उनके स्पेशल प्रोविज़न की बात करी गई, स्पेशल प्रोविज़न की बात करी गई, ठीक है। इंसर्ट किया जाएगा आर्टिकल 268A, ऐसा बोला गया। और ये 268A क्या करेगा, सर्विस टैक्स लगाएगा, सर्विस टैक्स लगाएगा, ठीक है। आर्टिकल 268A 270 में बोला गया कि ये जो सर्विस टैक्स है ये सेंटर लगाएगी, पर जो भी पैसा इससे आएगा वो सेंटर और स्टेट दोनों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना था इसमें। इसकी वजह से जो आपका 7th शेड्यूल है डील करता है लिस्ट से, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, उसमें भी इफेक्ट पड़ा। क्यों, क्योंकि अब यूनियन लिस्ट के मैटर में एक और नया मैटर ऐड हो गया, दैट इज टैक्सेस ऑन सर्विसेज, ठीक है। तो बस ये था इसमें 88th अमेंडमेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 89th अमेंडमेंट हमारा क्या बोलता है। 89th अमेंडमेंट 2003, ठीक है। इसमें बोला गया जो 338 आर्टिकल है ना आपका, उसमें अमेंडमेंट की गई। क्या अमेंडमेंट की गई कि जो नेशनल कमीशन है, देयर शैल बी नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। भाई एक नेशनल कमीशन होनी चाहिए तो स्पेशली ध्यान दे किसके ऊपर, SC एंड ST कैटेगरी के लोगों की पोजीशन के ऊपर, उनकी स्थिति ठीक
नहीं है अभी भी, ठीक है। इसमें बोला गया इस पर ध्यान दो, मतलब होनी चाहिए भी एक ऐसी कमीशन। उसके बाद आया हमारा 91st अमेंडमेंट 2003। इसने क्या बोला, इसने बेसिकली जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें अमेंडमेंट करी, ठीक है। और ऐसे बोला कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, बेसिकली ऐसा बोला गया ना कि जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये कितनी होनी चाहिए, जो आपकी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, अगर आज के टाइम पे हम बोल लें कि इतनी है, इसका 50% निकाल लेंगे हम, ठीक है। जो भी आएगा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतनी ही होनी चाहिए लोकसभा की स्ट्रेंथ, इसमें ऐसा बोला गया, ठीक है। 92nd अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या बोला गया, जो 4 न्यू लैंग्वेजेस थी, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि सिंधी ऐड करी, ठीक है, 21st अमेंडमेंट के थ्रू, वो हमारी बनी 15th लैंग्वेज। अब ऐड करी गई कौन कौन सी, बोडो, मैथिली, ठीक है, संथाली एंड डोगरी। इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस होगी। बेसिकली जो बची ना वो ऐड करी गई थी आपकी 71th अमेंडमेंट के थ्रू, जो हुआ 1992 में। इस अमेंडमेंट के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी, ठीक है। तो फिर ये कितनी होगी, पहले एक ऐड करी 21st अमेंडमेंट के थ्रू, फिर इसमें 3 ऐड करी, ठीक है, आपकी 18 होगी, और फिर 4 ऐड करी, आपकी 22 पूरी होगी। चलो नेक्स्ट देख लो। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 93rd अमेंडमेंट। कब हुआ, 2005 में हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोला, तो बेसिकली ये अमेंडमेंट तो 2005 में हुआ, पर ये चीज़ इफ़ेक्ट में 2006 में आई थी। इस पर बोला गया कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे ना उसमें भी एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व होंगी 27% एटलीस्ट, ठीक है। इतनी सीट रिजर्व रखनी ही पड़ेगी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं 33rd, ठीक, आगे हमारा 94th अमेंडमेंट 2006 में हुआ था। इसमें क्या बोला गया कि भाई जो झारखंड और आपका ये था ना छत्तीसगढ़, ये 2000 में बना था स्टेट, ठीक है। इनको स्टेट का दर्जा कब मिला, 2000 में मिला था। तो फिर ऐसा बोला गया कि इन दोनों स्टेट्स के लिए ना क्या होना चाहिए, एक मिनिस्टर होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उन ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए एक अलग से मिनिस्टर होना चाहिए, ऐसा बोला गया इसमें। अब आ जाएंगे हमारे 95th अमेंडमेंट जो हुई 2010 में। आयु अभी बता के हटी कि वही SC ST को फर्दर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, ठीक है, 2020 तक। 36 अमेंडमेंट क्या बोलता है, नहीं सॉरी 96 अमेंडमेंट है, 36 तो हमारी नंबरिंग है। हमारे ना कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या लिखा हुआ था, उड़िया लैंग्वेज लिखी हुई थी, उड़िया, इसको चेंज करके उड़िया कर दिया गया, ठीक है। ये चेंज हुआ बस इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस ऐड थी, ठीक है, उसमें यार क्या ये, उसमें ओडिया लिखा हुआ था, सॉरी ओरिया लिखा हुआ था, उसको ओडिया कर दिया गया। 37 आ जाएगी हमारी 97th अमेंडमेंट 2011। इसमें जो हमारा पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, 9B, वो डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंसर्ट कर दिया गया बाय 97th अमेंडमेंट 2011, ठीक है। उसके बाद यही लिख देती हूँ 38 आ जाएगी हमारी 98th अमेंडमेंट 2012। इसमें बोला गया कि जो आपका हैदराबाद और कर्नाटका है, क्या है, हैदराबाद और कर्नाटका है, इनके लिए ना अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे आपकी 99th अमेंडमेंट
देखो, एक बनाई गई आपकी NJAC, मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इस कमीशन को बोला गया कि तुम प्रेसिडेंट को रिकमेंड करोगे कि भाई किस बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है, ठीक है, किस जज की ट्रांसफ़र कहाँ करनी है। बट जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने इसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि भाई अगर तुम डिसाइड करोगे तो फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट कहाँ से रहेगी। अगर तुम ही लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई किस जज की ट्रांसफ़र कहाँ करनी है, तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का प्रोविज़न नहीं रह जाएगा, इसलिए तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज़ बोल दी गई। चलो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 100th अमेंडमेंट। क्या बोला गया 100th अमेंडमेंट में कि ये बेसिकली ना, देखो, कुछ टेरिटरीज बांग्लादेश ने हमें दी, ठीक है, कुछ हमने बांग्लादेश को दी, तो फिर ये ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी से डील करता है। ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी से डील करता है, जो इंडिया ने बांग्लादेश को दी और जो बांग्लादेश ने इंडिया को दी, ठीक है, इस चीज़ से डील करता है ये। फिर आ जाता है 101 अमेंडमेंट, जो हुआ था आपका 2017 में और ये वाला हुआ 2015 में। ये डील करता है आपका GST से। 101 अमेंडमेंट किससे डील करता है? GST से, ठीक है। 102nd अमेंडमेंट जो हुआ आपका 2018 में, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो अभी भी हमने बात करी थी, नेशनल कमीशन बनाई जाएगी फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात हुई इसमें, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फिर 103rd अमेंडमेंट आ जाएगी 2018 में। इसमें बोला गया कि भाई 10% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। किसको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, उनको 10% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद आया आपका 104th अमेंडमेंट 2020 में। सेम चीज़ वही कि जो SC/ST कैटेगरी है उनका रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया फिर से 10 साल के लिए, ठीक है। पहले हाँ। फिर आ जाती है 105th अमेंडमेंट 2021 में हुई। अब इसमें ना पहले ना स्टेट के पास अपनी पावर हुआ करती थी कि वो अपनी लिस्ट बना सकते हैं कि हाँ मेरी स्टेट में कौन बंदा सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और इसको बीच में हटा दिया गया था। अब ये पावर फिर से स्टेट को दी गई, उनकी रीस्टोर कर दी गई पावर कि वो खुद डिसाइड कर सकते हैं उनकी स्टेट में कौन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। अभी तक 105 अमेंडमेंट्स ही इनेक्ट हुई हैं, 106 अमेंडमेंट अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ेंगे हम इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।